नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास के चैप्टर की, जो पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इससे पहले वाली वीडियो में इस पर हमने बहुत बातें की हैं। अब आज की इस वीडियो में हम थोड़े और पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए 8वीं क्लास की इस चैप्टर 1 की बात करते हैं जो सामाजिक विज्ञान की आपकी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए, औपनिवेशिक का मतलब है कि जैसे इंग्लैंड था, ब्रिटेन, उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया। औद्योगिकरण के कारण जो है कच्चे माल की तलाश में वो लोग ऐसे ऐसे देशों को खोजने लगे जहां से वो कच्चा माल ले सके, और देखते देखते उन कच्चे माल वाली जगह पर उन्होंने आर्थिक रूप से और सामाजिक और राजनीतिक रूप से कब्जा करना चालू कर दिया। तो इस कब्जे को औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, इंपेरियलिज्म भी यहीं से निकला, साम्राज्यवाद जिसको कहते हैं, कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना और सामने वाले देश के ऊपर कब्जा कर लेना। तो ये औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलामी का प्रतीक है एक तरीके से, जैसे अंग्रेज लोगों ने भारत को गुलाम बना रखा था। तो औपनिवेशिक क्या होता है? तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देशों पर कब्जा कर लेना। तो उस स्थिति को औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, जो कब्जे वाला देश है उसको औपनिवेशिक देश कहा जाएगा। तो औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक का मतलब होता है कि उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि है या निर्णय है, वो सब जिस देश ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है उससे प्रभावित होते हैं। वो अपने केंद्र में रखकर अपने फायदे के लिए वो सारे डिसीजन वो लेता है। लेकिन यहाँ औपनिवेशिक क्या होता है, हमें उसको स्पष्ट करना है। यहाँ औपनिवेशिक का मतलब है जो 8वीं क्लास है आपके इस कंटेंट में, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका कैसे, कब और कहाँ, ये औपनिवेशिक का मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि जो हमारा कालखंड है, एक कालखंड हमारा ऐसा भी था जिसमें हम गुलाम थे अंग्रेजों के। ठीक है, मानसिक रूप से भी गुलाम हो चुके थे और आर्थिक रूप से भी हम गुलाम थे, राजनीतिक स्तर पर तो वो काबिज थे ही। तो औपनिवेशिक का मतलब ये है कि हमारे इस कालखंड में एक ऐसा भी वक्त था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। औपनिवेशिक वो होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम किस तरह से जानते हैं, मतलब हमें कैसे जानना है, अलग अलग प्रक्रियाएं, जिसमें देखिए जानने की जो प्रक्रिया, प्रशासन के अभिलेख बहुत सारे होते हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि वो घटना उस कालखंड में घटी। मान लीजिए आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का एक राजा था, बड़ा प्रसिद्ध, ठीक है, मुस्लिम धर्म से। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। वो कुतुब मीनार आज भी उसकी याद के रूप में, कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद के रूप में, जो उसके गुरु थे, वो कुतुब मीनार आज भी वैसे ही खड़ी है। उस कुतुब मीनार से पहचान होती है उस कालखंड की। तो ये जो अभिलेख हैं, प्रशासनिक अभिलेख, जो उस समय का राजा था, उन्होंने अभिलेख तैयार करवाए और छोड़ दिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कि मैं ये काम करके जा रहा हूँ। तो ये अभिलेख इस चीज़ के लिए तैयार करता है, वो वक्त की और पहचान बताता है कि इस वक्त में ये हुआ। सर्वेक्षण का बढ़ता हुआ दायरा, जब ये अंग्रेज लोग आए थे भारत में तो इनके साथ बहुत सारे गवर्नर जनरल और इनके साथ इनके महासर्वेक्षक, सर्वेक्षणकर्ता, चित्रकार, जो व्याख्याकार, अलग अलग लोग इनके साथ आए थे जो विद्वान थे। इन्होंने सर्वेक्षण का जो है महत्व को बढ़ाया भारत में, यानी आंकड़े और जो है लाल डोरा व्यवस्था को उन्होंने फैलाया। आंकड़ों के आधार पर ये लोग बात करते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। देखिए, अधिकृत का मतलब है कि कोई कब्जाया हुआ रिकॉर्ड है। अधिकृत का मतलब होता है किसी के ऊपर कब्जा करना, कैप्चरिंग करना। अगर हमने उस पर कब्जा कर लिया तो जो कब्जा करने वाला है उसकी मंशा दूसरे को प्रभावित करने की होती है, और अपनी लगाम जो है, दूसरों की लगाम अपने हाथ में रखता हो, कोशिश उसकी ये रहती है। तो अधिकृत रिकॉर्ड से मतलब इससे ये बात पुख्ता नहीं होती कि उस समय की जानकारी सही थी या नहीं थी, तो उस पर सवालिया निशान है। ठीक है, ये विवाद का विषय है। ठीक है, अधिकृत रिकॉर्ड्स में डिस्प्यूट, विवाद पाए जाते हैं। कि तस्वीरों 1857 की राष्ट्रीय विद्रोह की तस्वीरों से आप उस समय की स्थितियों व परिस्थितियों व घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्या ये बात सही है? मेरा मानना है कि ये बात सही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उस समय जो खींची गई थी या बनाई गई थी उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार, वो उस समय की परिस्थितियों को, उस समय की विद्रोह को या उस समय के देश के जो हालात थे उसको बयां करती है। तो इन जो
इस तरह की परिस्थिति आती है। इसमें कई लोगों ने साथ दिया, जैसे जिसमें जेम्स प्रिपेस का नाम भी आता है, उस समय का एक मशहूर जो है चित्रकार भी था और राइटर भी था। इसने भारत की उस समय की परिस्थितियों को समझा और उस समय की परिस्थितियों से भारतीय लोगों को अवगत कराया, और आज हम इस बात को जानते हैं उसकी इन चीज़ों को पढ़कर कि उस समय के भारत में हालात कैसे रहे होंगे। ठीक है, अगर हमें 200 साल पहले का इतिहास जानना है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने और समझने के बाद हम भारत के इतिहास को, भारत की उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर आपका कैसे, कब, कहाँ और इस चीज़ से आपको ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो कालखंड है, समय है, वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बटा हुआ है, और इसके भी कई पैमाने हैं जिससे इतिहास को बांटा जाता है, इतिहास की तिथियों को निर्धारित किया जाता है, लैंडमार्क तय किए जाते हैं जिससे एक पहचान हो। ये चैप्टर इसलिए आपके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में रखा गया है जिससे आप में ये समझ बन सके कि समय और इतिहास जो है कैसे बांटा जाता है और उसमें कैसे रखा जाता है। तो आज की इस 8वीं क्लास की जो चैप्टर आपका आज इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।